बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हमारी डिस्कशन का जो मौजू है, रिसेंटली एक लीडिंग वेब पोर्टल की जो न्यूज़ है और उसके मुताबिक ये है कि एफबीआर अभी एक नया क्रैकडाउन जो करने जा रहा है वो ये है कि जितने भी अफराद पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने अगर तो एक सर्टन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है ज़मीन ख़रीदी थी वो कैश पे ख़रीदी है, उसकी पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल नहीं की हुई, या कोई अदर देन जो है वो जो आपके इमूवेबल एसेट्स हैं, गाड़ियां हैं या अदर एसेट्स के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है 10 लाख से ज़्यादा की और वो कैश पे ख़रीदे गए हैं, जैसे कि गाड़ी, गोल्ड, किसी किस्म का भी और असासा। उसके ऊपर अब एफबीआर इस न्यूज़ के मुताबिक ये है कि अभी सोच ये रहा है और वो इसके ऊपर जो है वो जल्दी ही आपको मार्केट के अंदर और फील्ड फार्मेशन के अंदर एक क्रैकडाउन नज़र आएगा, जिसमें एफबीआर जो है वो 5% जो है उस वैल्यू की पेनल्टी ऐसे तमाम एसेट्स के ऊपर कलेक्ट करेगा जो ज़मीन की सूरत में, लैंड की सूरत में, इमूवेबल एसेट्स की सूरत में 50 लाख से ज़्यादा की कैश पे ख़रीदी गई हैं और मूवेबल एसेट्स की सूरत में 10 लाख से ज़ायद की जो हैं वो ख़रीदी गई हैं। हालांकि अगर आप सेक्शन ये देखें, सेक्शन 75A जिसका सहारा लेकर ये पेनल्टी लगाई जा रही है, और ज़ाहिर एफबीआर इससे भी प्रोजेक्ट कर रहा है कि वो अच्छी खासी जो अमाउंट है वो यहाँ से कलेक्ट कर लेगा। अब पहले सर थोड़ा सा हम सेक्शन 75A उसकी हिस्ट्री उसको देख लेते हैं और फिर ये देखते हैं कि ये मसाइल किन लोगों के लिए हैं, कब से कब तक की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इस रूल के तहत जो है उसके ऊपर जो पेनल्टी है वो चार्ज की जा सकती है। अभी हम मूव करते हैं सेक्शन जो है 75A। जैसा कि आपको पता है कि सेक्शन 75A जो है ये लाया गया था परचेज ऑफ एसेट्स थ्रू बैंकिंग चैनल, ताकि जितनी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी है, उसको प्रमोट किया जा सके पाकिस्तान के अंदर। तो इसमें इन्होंने ये कहा था कि अगर आप इमूवेबल एसेट्स देते हैं और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है अगर वो 50 लाख रुपए से ज़ायद है तो उस या 50 लाख से ज़ायद की जो प्रॉपर्टी है वो आपको थ्रू बैंकिंग चैनल ख़रीदनी है, और अगर अदर देन कोई मूवेबल एसेट्स है तो उस सूरत में 1 मिलियन जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने जो कैश पे ख़रीदनी है। कैश पे आप नहीं ख़रीद सकते। अगर आप कैश पे ख़रीदेंगे तो उसके लिए 2 कंसिक्वेंसेस जो हैं इन्होंने यहाँ पे नीचे दे दिए गए थे। उसमें इन्होंने ये कहा था कि पहला कंसिक्वेंसेस आपके लिए ये हो सकता है कि आपको किसी किस्म का जो क्रेडिट है वो अलाउ नहीं किया जाएगा, वो चाहे इनिशियल अलाउंस हो, डेप्रिसिएशन हो, अमॉर्टाइजेशन हो या कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर हो। अगर ऐसा एसेट जिसकी वैल्यू जो है वो ज़मीन की सूरत में 50 लाख से ज़ायद है, अदर एसेट की सूरत में 10 लाख से ज़ायद है, और अगर आपने उसको कैश पे ख़रीदा है तो इन सेक्शंस के तहत सेक्शन 22, 23, 24 और 25 के तहत आपको किसी किस्म का क्रेडिट जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। और अगर कोई बंदा सब्सिक्वेंटली फ़र्ज़ करें बाद में ऑडिट में आता है तो उस सूरत में ज़ाहिर है इस क्रेडिट को डिसअलाउ किया जा सकता है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही थी कि ये जो वैल्यू है, जब आप कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे तो ऐसे एसेट की वैल्यू जो है एज आ इनिशियल या एज आ कॉस्ट जो भी आपके लिए अवेलेबल नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जितनी अमाउंट भी रियलाइज़ होगी सेल से वो सारी की सारी आपकी कैपिटल गेन के अंदर जाएगी। सो ये 2 इश्यूज़ या ये 2 जो प्रॉब्लम्स थे ये तो ऑलरेडी, या पेनल्टीज़ आप कह सकते हैं, ये तो ऑलरेडी उस सेक्शन के अंदर जो है वो अवेलेबल थी। तीसरी पेनल्टी इन्होंने सेक्शन 182 के अंदर डाली ऐसी ट्रांजैक्शंस के लिए जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई शख्स जो है वो 50 लाख से ज़ायद की ज़मीन ख़रीदता है या 10 लाख से ज़ायद का कोई और दूसरा असासा ख़रीद रहा है, वो कैश पे ख़रीदता है, तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू भी इन्होंने यहाँ पे डिफ़ाइन की थी। इन्होंने ये कहा था कि फेयर मार्केट वैल्यू या तो जो बोर्ड की डिफ़ाइंड वैल्यूज़ हैं या प्रोवेंस ने अगर कोई अपनी कस्टम स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करने के लिए कोई वैल्यू जिसको हम डीसी रेट्स भी कहते हैं वो कोई रखें, उन दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी उसको आप जो है एज अ फेयर मार्केट वैल्यू जो है इसके लिए ले सकते हैं। और इसके अलावा सेक्शन 68 के बाकी रूल्स भी आप देख सकते हैं इसके लिए, फेयर मार्केट वैल्यू के लिए। इसके अलावा जो इनकम टैक्स के रूल्स हैं उसके अंदर भी फेयर मार्केट वैल्यू को बड़ा एलेबोरेट उन्होंने किया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। सो बहरहाल आपने फेयर मार्केट वैल्यू ये लेंगे और उस फेयर मार्केट वैल्यू का 5% जो है ये पेनल्टी ऐसे अशखास के ऊपर लगाई जा सकती है। नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा डिस्कस ये कर लेते हैं कि ये मसला है किन लोगों के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेक्शन 75A जो है वो फाइनेंस एक्ट 2019 के तहत लाया गया था। अब फाइनेंस एक्ट 2019
کے تحت اگر یہ لاگو ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جولائی 2019 سے آن ورڈ جو ہے اب یہ لاگو ہو چکا ہے. تو ایسی تمام پراپرٹیز جو ٹیکس ایئر 2020 21 22 23 اور اس سے آن ورڈ جو ہے وہ خریدی گئی ہیں ان پراپرٹیز کے اوپر یہ سیکشن جو ہے وہ اپلائی ہوگا. ایسے تمام افراد جنہوں نے اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے اندر سال 2022 سے آن ورڈ اگر ایسٹس جتنے بھی انکارپوریٹ کیے ہیں پراسپیکٹیولی ان تمام پراپرٹیز کے اوپر یہ سیکشن جو ہے یہ اپلائی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے اندر مسئلہ یہ ہے وہ ہمارا وہی جو قومی مسئلہ ہے کہ ہم قانون بناتے ہیں اور قانون بنانے کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کی بجائے اس کو ایک ٹریپ بنا کے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ لوگ پہلے دبا کے نان کمپلائنس کریں اور اس کے بعد ہم ان کو پکڑنے کے لیے جائیں گے. اگر انہوں نے یہ قانون سال 2020 کے لیے لایا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ سال 2020-21 کے لیے اس میں سختی کرتے, لوگوں کو نوٹسز جاری کرتے, تھوڑا سا مارکیٹ کے اندر ایک یہ نیوز جاتی کہ اب کیش ٹرانزیکشنز جو ہیں ایک سرٹن تھریش ہولڈ سے زیادہ کی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. بٹ ایف بی آر نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے وہی ٹپیکل پرابلم ان کا کہ انہوں نے پہلے ٹریپ بنایا ہے. اب اس ٹریپ کے اندر پچھلے 3-4 سال لوگوں نے رج کے پرچیز کی ہوگی اور یقیناً بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت بھی کیش کے اوپر پرچیز کر رہے ہیں. تو ایسے تمام افراد جو ہے وہ اس وقت ظاہر ہے اس ٹریپ کے اندر ہیں. کسی وقت بھی ایف بی آر جو ہے وہ نوٹس جاری کر سکتا ہے یا ان کی جو آڈٹ کی روٹین پروسیڈنگز ہو رہی ہیں اس کے اندر بھی اس کوسچن کو اٹھایا جا سکتا ہے. تو یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک اچھی خاصی اور ہیوج پینلٹی جو ہے وہ بن سکتی ہے. سو میں نے جو ایک چھوٹا سا یہ نیوز آئی کہ ایف بی آر ابھی اپنی فیلڈ فارمیشنز کے ذریعے ایک کریک ڈاؤن کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ میں نے آپ کے گوش گزار کی. اگر آپ کا کوئی سوال ہے میں نیچے کمنٹس میں لکھیے. ویڈیو پسند آتی ہے لائک کیجیے, شیئر کیجیے. آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.